हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको वीडियो पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो शुरू। और आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल का वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार कृषि मंत्रालय दीवान ए अमीर को ही स्थापित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक एंड थर्ड ऑप्शन है शेरशाह एंड फोर्थ ऑप्शन है अकबर। तो क्या होगा आंसर इसका, कौन वो शासक था? तो वो शासक जो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सहायता देने के लिए कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। उसी वर्ष सुल्तान ने दोवार में एक वृद्धि लगभग 1/10 से 1/20, 1/10 और 1/20 के बीच तय कर दी। उसी वर्ष अकाल और प्लेग महामारी फैल गई। इस संकटपान स्थिति में अकाल राहत संहिता तैयार करवाई। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के तहत कब भारतीय प्रशासन को लेने की घोषणा की? जो महारानी विक्टोरिया थी वो भारतीय प्रशासन को लेने की कब घोषणा की? ऑप्शन फर्स्ट है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन सेकेंड है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958 एंड ऑप्शन डी एंड लास्ट है 17 नवंबर 1959। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कब घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के तहत? तो हो जाएगा 1 नवंबर 1858। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग, जो पहले का जो शासक थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी शासक को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। और 1857 के विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने की सभी अधिक वापस के लिए कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। तो कब था? 1 नवंबर 1885 को 58 को। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन है जो तीन रेखा जिसमें जो है कि कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों महाद्वीप से होकर के गुजरती है? ऑप्शन फर्स्ट है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा इसका आंसर? अफ्रीका। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में जानते हैं कि अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका ही एक ऐसा एकमात्र देश है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों जो है वो एक ही रेखा में होकर के गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी से बताइए कि शिव समुद्र जलपात्र किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो होगा वो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है जो अवस्थित है कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शिव समुद्रम जलपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? जल्दी से बताइए कि वह कौन सा राज्य है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा? त्रिपुरा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। त्रिपुरा वो राज्य है जो कि उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? आप सबको पता होगा कि उसका क्षेत्रफल त्रिपुरा का है 10,491 वर्ग किलोमीटर। इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण का मान अधिक होगा यदि। ऑप्शन फर्स्ट है कुंडली पर घेरों की संख्या अधिक हो, कुंडली पर घेरों की संख्या कम हो, कुंडली पर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, कुंडली का क्षेत्रफल कम हो। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कुंडली पर घेरों की संख्या जितनी भी अधिक होगी ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति आयताकार और बल आघूर्ण का मान अधिक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कुंडली का बल आघूर्ण उसके घेरों की संख्या पर निर्भर करती है, ये याद रखिएगा। समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण घेरों की संख्या एन जिसको बोलते हैं घेरों की संख्या, नंबर ऑफ घेरा के अधिक होने पर अधिक हो जाएगी उसकी बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ये आप सबको पता होगा कि कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। मरकरी, जल, चमड़ा, बेंजीन। तो क्या होगा आंसर? इसको जल्दी से बता दीजिए। आप सबको पता होगा ये। तो क्या है? मरकरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से मरकरी है जो कि सर्वोत्तम चालक है। यहाँ पे जितने भी दिया गया है विकल्प उसमें सब है जो मरकरी ही है जिसमें सर्वोत्तम चालक है। जल में तो नहीं, बेंजीन में, चमड़ा भी नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन थे जो संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? BNR अम्बेडकर थे, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो कौन थे वो? क्या होगा आंसर इसका? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति तथा राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें 8 बड़ी समितियां तथा कुछ छोटी थी। 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां भी यहाँ पे थी। तो कौन थे वो जो कि अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह बताता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन फर्स्ट 90वां, ऑप्शन सेकेंड 91वां, एंड ऑप्शन थर्ड 92वां, एंड ऑप्शन फोर्थ एंड लास्ट 93वां 93। तो कौन था? जल्दी से बताइए इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 91वां। 91वां संविधान संशोधन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में, कितना वर्ष? 2003 में
2003 में पारित किया गया। इस अधिनियम में यह वर्णन किया गया कि केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना 15% होगी। जिस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 से 40 है, वहाँ मंत्रियों की संख्या कितना 12 से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल व्यवस्था में संशोधन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल समान होता है, अमूलन समान होता है। फर्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सेकेंड ऑप्शन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस है, मतलब माइनस इज। एंड थर्ड है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय। एंड लास्ट है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। कर मीन्स टैक्स। तो क्या होगा इसका आंसर? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका ए हो जाएगा आंसर। जब किसी भी देश की सरकार जो है ना, जब किसी भी देश की सरकार द्वारा जानबूझकर विश्व के अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है, तो उसे अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अवमूल्यन बोलते हैं, कहा जाता है। जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है तथा आयात को बाधित किया जाता है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, घटा दिया जाता है, मतलब कि जीएनपी माइनस एनएनपी, कहने का मीन सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को घटा दिया जाता है, तो उसी स्थिति में अवमूल्यन समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। ऑप्शन फर्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, एंड सेकंड है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, एंड थर्ड है पांचवी पंचवर्षीय योजना, एंड लास्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो बताइए आप। तो वो जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी के बारे में जो लिखे पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो है ना, भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना, जो कि पंचवर्षीय योजना 1974 टू 1978 के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, क्योंकि गरीबी की समस्या स्वतंत्रता पूर्व से ही विद्यमान थी। वर्तमान 21वीं शताब्दी में भी भारत जैसे देश में गरीबी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस योजना से पहली बार गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश काल में भारत की पहली जनगणना किसके कार्यकाल में की गई? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सेकेंड लॉर्ड लिटन, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड मेयो, एंड ऑप्शन फोर्थ एंड लास्ट लॉर्ड रिपन। तो कौन किसके थी में क्या होगा इसका आंसर? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में पहली जनगणना वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 कितना 1872 ईस्वी में ही हुई थी। लॉर्ड मेयो ने ही अजमेर में मेयो कॉलेज, एक मेयो कॉलेज है अजमेर में, तथा एक कृषि विभाग भी स्थापना की थी। भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। जो नियमित जनगणना भारत में वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 9, 11, जल्दी से बता दीजिए कितने होते हैं? 9।
यस 9 होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इस खेल में एक टीम होता है, इस खेल में टीम जितने कि 9 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के बैट और बॉल होते हैं। बेसबॉल खेल का प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में हुआ था। बेसबॉल का कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से। सबसे पहले यह इंग्लैंड में खेला गया। 19वीं सदी के अंत में यह अमेरिका का नेशनल गेम बन गया। ये नेशनल गेम किसका है, किस कंट्री का? तो अमेरिका का। बहुत सारे जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसमें और भी क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में आयोजित अजलान साहब हॉकी कप का विजेता देश कौन सा था? इंडिया, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो कौन था? न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 के 62वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ऋषि कपूर, शशि कपूर, प्राण गुलजार किसको प्रोत्साहित किया गया? शशि कपूर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु बने होते हैं, सबको पता होगा किस चीज़ से बने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन एवं लिपिड्स, सेकेंड न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन, थर्ड लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट, एंड फोर्थ एंड लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स एवं न्यूक्लिक अम्ल। तो किस चीज़ से बना होता है विषाणु? जल्दी से बता दीजिए। विषाणु जो बना होता है न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ये सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी है। जो विषाणु है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कोशिकाओं के अंदर से सजीवों के लक्षण तथा कोशिकाओं के बाहर से निर्जीवों के लक्षण दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन से विषाणु बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किसी देश की श्रम शक्ति में क्या शामिल नहीं होता है? सरकारी कर्मचारी, स्वरोजगार में शामिल बेरोजगार, 14 वर्ष से कम आयु के लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सबको पता है, जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के लोग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14 वर्ष से कम आयु के लोग श्रम शक्ति में शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि यह जो है वर्ग आश्रित वर्गों में शामिल है, जो कि दूसरों पर निर्भर रहता है। किसी देश की श्रम शक्ति में उस देशों की 15 से 60 वर्ष की जनसंख्या कार्यशील है, जो श्रम शक्ति के माध्यम से अपने देश को प्रगतिशील व वैभवशाली बनाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अब सबको पता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है CHO, ऑप्शन सेकेंड है CNO, एंड ऑप्शन थर्ड है CNH, एंड ऑप्शन लास्ट है CONH। तो क्या होगा यूरिया में? यूरिया का सूत्र बता दीजिए। यूरिया का सूत्र क्या होता है? चलिए हम बता देते हैं कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। यूरिया का सूत्र होता है CH4N2O। इसका रासायनिक संगठक कार्बन C एंड ऑक्सीजन O और नाइट्रोजन N तथा हाइड्रोजन H है। यह एक क्या है? रंगहीन स्वादहीन जल में विलय पदार्थ है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 46%। 46% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, CONH। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु काल 4 महीने है, तब 3/4 पदार्थ के क्षय होने में लगने वाला समय होगा 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने एंड 12 महीने। कितना होगा? देखिए, पहले 4 महीने में 1/2 पदार्थ आधा क्षय हो गया। हाँ, दूसरे 4 महीने में कितना? 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/4 क्षय हो गया। कुल क्षय कितना हो गया? टोटल की बात करें तो 1/2 प्लस 1/4, तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ऊपर से 4 2 और प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 3/4 हो जाएगा।
तो कितना जो क्षय होगा 3/4। कुल समय कितना, समय कुल जो टोटल समय लगेगा, समय की बात कर रहा है, तो 4 महीने और प्लस 4 महीने तो कितना हो जाएगा 8 महीने। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु के कक्षकों का भरने का क्रम पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? जो कि परमाणु का कक्षा जो हम फिल करते हैं उस क्रम को क्या बोलते हैं? फर्स्ट है बाउ सिद्धांत द्वारा, सेकेंड है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा, एंड थर्ड है हुंड नियम द्वारा, एंड लास्ट है पॉली अपवर्जन नियम द्वारा। ये तो 10th में पढ़े ही होंगे आप सब, नहीं तो 11th में पढ़े होंगे। तो कौन सा होगा ये, जल्दी से बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? अफबाउ सिद्धांत द्वारा। आंसर हो जाएगा अफबाउ सिद्धांत। देखिए, किसी परमाणु के कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना जो है वो होता है अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ सिद्धांत के द्वारा मतलब भरे जाते हैं, अफबाउ थ्योरी ऑफ अफबाउ। इस नियम के अनुसार जो है कि परमाणुओं की तलस्थ अवस्था जो है कि कक्षाओं की उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्ष में भरे जाएंगे और उन्हें भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में भरे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यापार माप की आयत है। ऑप्शन फर्स्ट निर्यात मूल्य और आयात मूल्य का अनुपात, ऑप्शन सेकेंड निर्यात मूल्य और आयन मूल्य का योग, एंड ऑप्शन थर्ड निर्यात मूल्य और आयात मूल्य का अंतर, एंड ऑप्शन लास्ट निर्यात मूल्य और आयात मूल्य का उत्पादन। तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा इसका आंसर, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। निर्यात मूल्य एवं आयात मूल्य का अनुपात व्यापार माप की आयत होती है। तो ऐसे ही पता चलेगा कि इसका क्या होगा, ये ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह गतिविधि किन्हीं दो देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान, एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट से संपन्न होती है। किसी देश की विदेशी व्यापार से उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं आकार का भी पता चलता है। किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आयात एवं निर्यात दोनों का व्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आवश्यक वस्तुओं के आयात एवं अधिशेष सरप्लस वस्तुओं को निर्यात से अर्थव्यवस्था में समतुल्य स्थापित होता है, जिससे व्यापार माप नियंत्रण बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ से झारखंड के बीच रेलवे की उच्च सहायता का कारण क्या है? औद्योगिकरण है, कृषि उत्पाद है, खनिज निक्षेप है, एंड उच्च जनसंख्या है। तो क्या है इसका? खनिज निक्षेप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के दो प्रमुख राज्य हैं, कौन कौन? छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मध्य रेलवे की उच्च सहायता का मुख्य कारण यही है, विधान पर्याप्त मात्रा में खनिज निक्षेप का होना। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड इन दोनों ही राज्यों में कोयला, लौह एवं बॉक्साइट की प्राप्त मात्रा पाई जाती है। इस खनिजों का वहन रेल मार्गों के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि इन दोनों राज्यों में रेलवे की उच्च संबद्धता स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि दोष युक्त आँख देख सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है दूर स्थित वस्तुओं को उत्तल लेंस का प्रयोग करके, दूर स्थित वस्तुओं को अवतल लेंस का प्रयोग करके, निकट स्थित वस्तुओं को उत्तल लेंस का प्रयोग करके, निकट स्थित वस्तुओं को अवतल लेंस का प्रयोग करके। तो क्या हो जाएगा? देखिए, दूरदृष्टि दोष युक्त का बात कर रहा है, तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली है कि ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूर स्थित वस्तुओं को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर देखने के लिए, दूर की वस्तुओं। दूरदृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में जो लगाया जाता है लेंस, वो कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो बनाएंगे। सपोर्ट के लिए आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।